हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो लर्निंग के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी थ्योरी बची हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनसाइट लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय, कि सूझ द्वारा अधिगम किसने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है कोहलर, ऑप्शन नंबर बी है पावलव, ऑप्शन नंबर सी है स्कीनर और ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कोहलर। अब इस जो ये अंतःदृष्टि का सिद्धांत था या फिर इनसाइट थ्योरी है या सूझ द्वारा अधिगम भी इसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, तो इनसाइट थ्योरी की अंतःदृष्टि का सिद्धांत, इसके प्रोफाउंडर कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, 1917 में इन्होंने दी थी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर भी इनको आप बोल सकते हो। तो अदर नेम है इसके थ्योरी के, सिद्धांत के अन्य नाम वो क्या क्या हैं? ठीक है, 3 नाम है इसके अदर, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। कई बार क्या है कि इन जो अलग नाम दिए रखे हैं ना, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर आप सोचते हो कि वो तो इनसाइट थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, तो पहला है गेस्टाल्ट थ्योरी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। दूसरा है थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी की समग्रता का सिद्धांत। और तीसरा क्या है? थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सूझ का सिद्धांत है। जो कोहलर है ना, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक चिंपैंजी था उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जो चिंपैंजी था उनके ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसका नाम क्या था चिंपैंजी का? सुल्तान नामक का एक चिंपैंजी था। ठीक है, तो उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और 4 परिस्थितियों में जो है प्रयोग उसको किया गया था। और गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है। ठीक है, गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या है? पैटर्न, शेप, फॉर्म या फिर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिरूप, आकार, रूप या फिर व्यवस्था का प्रारूप। ठीक है, कई बार गेस्टाल्ट का भी आपको मीनिंग आ जाता है। तो इनसाइट लर्निंग रेफर्स टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विदाउट रिपीटेड और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जो अंतःदृष्टि अधिगम है ना, उससे क्या तात्पर्य है कि किसी भी समस्या का बार बार या फिर निरंतर अभ्यासों के बिना बिना प्रैक्टिस के अचानक से अगर हमें कोई आइडिया आ जाए, मान लो हम किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, हम बार बार प्रयास ना करके, कई बार क्या है कि बार बार जो ये शोध था ना, जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ता और बिल्ली का था, उसमें क्या है कि वो जो बिल्ली है वो बार बार प्रयास करती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या है कि उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। कई बार क्या होता है कि हम बार बार ना करके भी हमें कुछ और आइडिया लग जाए, तो एकदम से हमारा जो भी काम है, ठीक है, वो हमें सफलता मिल जाती है उसमें। ऐसा भी होता है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और अधिगम क्या है कि यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलर, लर्निंग इज नॉट मैकेनिकल प्रोसेस बट अ पर्पजफुल, क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। ठीक है, ये अधिगम के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो अधिगम है, कोहलर के अनुसार ही है ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ। वो मानते हैं कि साधन और साध्य के मध्य संज्ञानात्मक संबंध है। ठीक है, जो अधिगम है वो इनके बीच में संज्ञानात्मक संबंध है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बंदर होता है, चिंपैंजी है। ठीक है, मान लो कि उसको एक बंद उसमें रखा गया है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ऊपर कहीं जगह पे कोई फल, केला, कुछ भी ऐसा टांग दिया जाए। ठीक है, केला टांग दिया मान लो, और उसके बाद क्या है, उसके पास स्टूल पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ डंडियाँ रखी हुई हैं जो कि आपस में अटैच हो सकती हैं अगर हम उनको करें तो वहाँ पे उसको चिंपैंजी को छोड़ दिया जाता है। वो पहले प्रयास करता है उन बॉक्सेस को रख के। ठीक है, फिर
बॉक्सेस को रख के प्रयास करता है, फिर उसको कोई मतलब वहाँ पे जो डंडी पड़ी हुई होती है वो मिलती है, ठीक है। डंडी को जोड़ के वो क्या है कि एकदम से उसको आइडिया आया ना कि हाँ ये डंडी है, इसको जोड़ के उसको उतार सकते हैं, तो वो उतार लेता है। तो मेन क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ को बार बार करें, ठीक है, कि उससे ही हमें अधिगम हो या फिर उससे ही हमें सफलता मिले। कई बार क्या है कि एकदम से हमें कोई आइडिया लग जाए, ठीक है, सडन होता है, मतलब कई एकदम से अचानक से कुछ आइडिया लग जाए हमें, ठीक है, उससे भी क्या है कि हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं या फिर हमें सफलता मिल सकती है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, ठीक है। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो है मैक्स वर्दीमर, ये आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी है वो कौन कौन है? कोहलर हैं, कोफका है और वर्दीमर है, ये आपने याद रखना है, आता है कई बार, ठीक है। तो जो गेस्टाल्ट है शब्द, उसका अर्थ है संपूर्ण या फिर समग्र, ठीक है। और एक कोहलर की बुक भी थी, मेंटालिटी ऑफ एप्स, ठीक है, ये बुक बाय कोहलर, कोहलर की ये बुक थी, ये भी आपने ध्यान रखना था। ये थे जो कोहलर की थ्योरी थी ना, इनसाइट थ्योरी, ये उसके बारे में था पूरा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना एक बार और। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू कोहलर लर्निंग अकर्स थ्रू, कि कोहलर के अनुसार अधिगम किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है रिपीटिशन, ऑप्शन नंबर बी है सडन अंडरस्टैंडिंग या इनसाइट, ऑप्शन नंबर सी है रिवार्ड ओनली और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी हमने बात की है इसके बारे में, जो अधिगम है वो क्या है इनके द्वारा, कोहलर के अनुसार पूछा है, ठीक है। तो सडन अंडरस्टैंडिंग है कि कमी, एकदम से कुछ समझ आ जाए, एकदम से कुछ आइडिया लग जाए, ठीक है। इनसाइट जो अंतःदृष्टि में होता है ना, अपने कुछ आइडिया लग जाना, तो वो क्या है कि इनके अनुसार अधिगम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट्स लर्निंग, कि अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है हेयर कलर, ऑप्शन नंबर सी है हाइट और ऑप्शन नंबर डी है हैंड राइटिंग। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हुआ? मोटिवेशन, ठीक है। किसी का हेयर के कलर, सॉरी, उसका बालों का रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, ठीक है। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला इसमें से कौन सा कारक है? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, कि भीतर से उत्पन्न प्रेरणा क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रिंजिक मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिव मोटिवेशन और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स्ड मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंट्रिंजिक मोटिवेशन, जो अंदर से क्या है कि हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंजिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंजिक होता है कहीं बाहर से, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया नकारात्मक, ठीक है, फोर्स्ड किसी बल के द्वारा, ठीक है। तो भीतर से उत्पन्न प्रेरणा क्या कहलाएगी? इंट्रिंजिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट मीन्स, कि सतत पुनर्बलन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है रिवार्ड आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है रिवार्ड आफ्टर एवरी फिफ्थ रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है रैंडम रिवार्ड और ऑप्शन नंबर डी है नो रिवार्ड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि रिवार्ड आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई भी बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मान लो हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, हमें दो चार उससे क्वेश्चन सुनने हैं, हम सुन रहे हैं,
ठीक है। एज अ टीचर हम उसे सुन रहे हैं, एक का उसने आंसर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छे से बताया है ये, ठीक है, अब नेक्स्ट बताना, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सतत पुनर्बलन, ठीक है। कोई भी जैसे कि बीच में एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कई बार क्या कि रिवॉर्ड दे देते हैं, वो क्या है कि सतत पुनर्बलन का अर्थ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरगेटिंग ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड, कि समय बीतने के कारण भूलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है डिके, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी है रेडीनेस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डिके, ठीक है, कि समय बीतने के मतलब कारण कई बार अगर हम कई चीज़ भूल जाते हैं एक टाइम के साथ साथ, ठीक है, यादें धुंधली हो जाती है कई चीज़ों की, ठीक है, भूलना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिके बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, कि सार्थक अधिगम के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम है, ठीक है, कि सार्थक जो अधिगम होना, लर्निंग होना मीनिंगफुल, तो उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम होगी। ऑप्शन नंबर ए है रोट मेमोराइजेशन ओनली, ऑप्शन नंबर बी है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है डिक्टेशन ओनली, ठीक है। तो रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, इससे तो अधिगम नहीं होगा मीनिंगफुल, ठीक है, पनिशमेंट करने से भी नहीं होगा और ना ही डिक्टेशन से होगा, ठीक है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो होगा मीनिंगफुल लर्निंग। ये जो क्लासरूम प्रैक्टिस है, अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाए तो वो बच्चे के लिए मीनिंगफुल होगा और वो उसको अच्छे से हमेशा के लिए याद भी रखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ टीचर प्रेजेस अ चाइल्ड आफ्टर आंसरिंग करेक्टली, दिस इज, सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन देना बच्चे को, ठीक है, वो हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज इंटरेक्शन बिटवीन बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, कि व्यवहार और वातावरण की परस्पर क्रिया पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी है साइको एनालिटिक थ्योरी, और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन थ्योरी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है कि बिहेवियर और जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसका प्रॉपर अगर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो वो किसमें आएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी में आएगा, ठीक है, कि जो भी हम वातावरण से इंटरेक्ट होके सीखते हैं ना, लर्निंग करते हैं, तो वो क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग स्टॉप्स इन अडल्टहुड, ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है ओनली चिल्ड्रन लर्न, और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेलिजेंस। तो सही कथन पूछा है तो कौन सा है, जो लर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है अडल्टहुड में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ओनली चिल्ड्रन लर्न, सिर्फ बच्चे ही सीखते हैं, सीखते तो बड़े भी हैं, अब सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है। और लर्निंग डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेलिजेंस, कि सिर्फ जो बुद्धिमान है वही लर्निंग कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो लर्निंग है, जो अधिगम है, ठीक है। लर्निंग कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं किसके थ्रू, जो हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, ठीक है, वो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और उससे क्या है कि हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारी लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। और जो अधिगम है वो क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
सो इसमें थ्योरी हैं, ठीक है, कई सारी, तो उनका एक बार नाम आप जान लीजिए कि वो कौन कौन सी है, ठीक है। पहली है ट्रायल एंड एरर, वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पावलव ने। तीसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ने दी थी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, हल ने दी थी। इनसाइट थ्योरी कोहलर, सोशल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है, जो गैने हैं उन्होंने दी थी, ठीक है। लर्निंग थ्योरी रॉबर्ट गैने ने दी थी। साइन लर्निंग थ्योरी टॉलमैन ने। फील्ड थ्योरी कुर्ट लेविन ने। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी गुथरी ने। आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग और मॉडर्न, ठीक है। तो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? आसुबेल ने, ठीक है। ये सब जो पूरी थ्योरी थी ना, ये आसुबेल ने दी थी। एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी कार्ल रोजर्स ने दी थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और जो ये साइकोलॉजिस्ट थे ना, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे वो किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी ना, वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो पावलव ने दी थी, और उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वो किसने दी थी? स्किनर ने दी थी, और उन्होंने एक चूहे के ऊपर क्या किया था? प्रयोग अपना किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसमें कई बार क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना था कि कौन से जानवर के ऊपर किस किसने प्रयोग किया था। और जो ये इनसाइट थ्योरी है जो हमने आज करी है, कोहलर ने दी थी, वोल्फगैंग कोहलर ने, ठीक है। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर ये प्रयोग किया था। और एल्बर्ट बेंड्यूरा, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था? ये बोबोडोल का जो एक्सपेरिमेंट था ना, बेंड्यूरा ने वो दिया था। ये भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये थे मतलब कुछ जिन्होंने अलग अलग जानवरों के ऊपर किया था ना एक्सपेरिमेंट, वो भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये थोड़ी थोड़ी सी जैसे इसमें स्टोरी है, मैंने आपको समझाई भी है साथ साथ में क्वेश्चन के साथ है। इसके साथ ही आपको ये थ्योरी की याद रह जाएगी, ठीक है, कि कुत्ते के ऊपर कौन सा था, बिल्ली के ऊपर कौन सा था, चूहे के ऊपर कौन सा था, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है? पूरी थ्योरी है इसकी स्टोरी के साथ ही। सो गाइज़, इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।